हेलो एंड वेलकम यू ऑल आईपीएस क्लासेस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरण शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा के मैराथन सीरीज को। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ और इस बात की गारंटी है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो मिलने चाहिए, ऐसा मेरा एनालिसिस है। अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलता है तब भी ये मान के चलिए कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। और 10 क्वेश्चन की गारंटी तो हम लेके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, अब तक मेरे जो सीरीज़ आए हैं लेक्चर 1 से लेकर 9 तक, सारे क्वेश्चन को मैंने संग्रहित किया है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी हम संग्रहित करेंगे यहाँ पर। तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मन हो तो कुछ और पढ़ लीजिएगा, बट ये सफिशियंट होना चाहिए वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो देखो, जनसंख्या शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ एकमात्र है कि आपको यहाँ पर जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान से जो है मतलब रखता है, ठीक है। बाकी यौन शिक्षा, परिवार नियोजन कोई मतलब नहीं इन सबका। दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, अशिक्षा जो है इसको प्रमुख कारण माना गया है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में अशिक्षा को प्रमुख कारण माना गया है। यहाँ पर थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो देखो, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, परिवार के जीवन स्तर को उठाने के लिए। अगर ज़्यादा जनसंख्या, मतलब कि अगर मान लो किसी के 2 से 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे नहीं है 4-5 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि पोषण अच्छे से ना मिल पाए, ठीक है। हो सकता है कि उनका जो एजुकेशन वो अच्छे से ना मिल पाए और आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब ही रहेगी। आज की फीस आप देख ही रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने फीस कितना लगता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, ज़्यादा जनसंख्या है तो प्रदूषण तो फैलाएंगे ही फैलाएंगे और उचित पोषण भी नहीं मिल पाएगा और शिक्षा को तो ऐसे ही स्तर में कमी आ जाएगी। तो उपयुक्त जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सबके सब सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का, आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, भारत का सेकंड रैंक है, चाइना के बाद भारत का ही नंबर है अपने। हाँ, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो देखो, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोग होते हैं, 1 किलोमीटर में जितने लोग हैं उसे जनसंख्या घनत्व बोला जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 100, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसे हम लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, कि निम्न में से कौन साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कारक नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राजनीति है ये कारक नहीं है, बाकी अर्थव्यवस्था, नगरीकरण और प्रशासनिक नीतियाँ तो कारक है ही हैं। आयु संरचना क्या होती है? तो देखो, आयु संरचना जो है जन्म तिथि एवं जनगणना के बीच की जो आयु होती है उसे हम आयु संरचना बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्न में से कौन जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? सॉरी, प्रभावित नहीं करता है। देखो, नहीं पूछ रहा है, आप क्वेश्चन में इन सबों का बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखो, सुरक्षात्मक कारक तो प्रभावित करता ही है, जननकी प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रभावित करता है, पारिवारिक कारण जो है ये प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। आंसर मैंने बगल में लिख रखा है सारे क्वेश्चंस का। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 11 है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो जनसंख्या घनत्व तो बिहार का इतना है और पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि यहाँ पर केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 जनसंख्या के जनगणना के अनुसार हमने ये डेटा आपको दिया है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 828 पर पर्सन जो है किलोमीटर स्क्वायर है, और भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 664 पर्सन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अंग्रेजों के समय में जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, भारत के समय में जो जनगणना पहली हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन रिपन के काल से कॉन्टिन्यूसली जो है जनगणना, नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। चलो आगे फिर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जननकी विज्ञान वह है जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा मानव पीढ़ी एवं उसके विकास, ह्रास एवं मृत्यु आदि को व्यवस्थित अध्ययन करती है। ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये जो है जीसी विपल एक दार्शनिक थे, इनका एक स्टेटमेंट था। दूसरा क्वेश्चन, जननकी में नगरीकरण के निश्चित स्वरूप में किसका अध्ययन नहीं होता है? तो देखो, यातायात एवं संचार का अध्ययन बिल्कुल नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ों का अध्ययन होता है, जन्म, मृत्यु, आवास, प्रवास, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है तीसरा, जननकी की विषय वस्तु को मुख्यतः समाहित किन तत्वों में समाहित किया गया है? तो देखो, यहाँ पर जो इसके मुख्य तत्व जो समाहित किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या का आकार भी है, संरचना भी है, वितरण भी है, तीनों के तीनों उपयुक्त ऑप्शन करेक्ट है। जनसंख्या का आकार मुख्यतः प्रभावित होता है किससे? यहाँ पे जो दे रखा है, जन्म एवं मृत्यु दरों से, दोनों से होता है। केवल जन्म दर से भी नहीं होता है, केवल मृत्यु दर से, दोनों ही काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी का, लिंगानुपात, वैवाहिक स्थिति, कार्यशील, आश्रित, आयु संरचना, सबका।
फिर कह रहा है कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, मतलब कि जन्म और लिंग अनुपात, स्त्री एवं पुरुष मृत्यु दर या फिर स्थानांतरण का प्रभाव, सब के सब जो है लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं। अरे मान लो कोई जो है गांव छोड़ के शहर में पढ़ने चला गया, स्थानांतरण का प्रभाव तो हो ही गया, गांव की अब जो जनसंख्या गड़बड़ हो जाएगी, लिंग अनुपात गड़बड़ होगा। स्त्री एवं पुरुषों को मृत्यु दर है, मान लो कि स्त्रियां जो है अगर उनको कुछ बीमारी हो रही है, वो एक्सपायर कर रही हैं, तो स्त्रियों की संख्या कम हो जाएगी। अगर मान लो पुरुष हैं, उनको कुछ बीमारी हुई तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। अच्छा, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे क्या है, तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे सभी के सभी हैं, ठीक है। यातायात एवं संचार का साधन अगर मान लो उपलब्ध ना हो, तो जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियां हैं, वो पढ़ने शहर में नहीं आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली है कि वो ट्वेल्थ के बाद मैक्सिमम पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। और नगरीकरण तो ऑब्वियसली जो है, अगर नगरीकरण हो रहा है तो यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्यालय होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, तो विद्यालय अच्छे होंगे तो साक्षरता ऑटोमेटिक हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज के टाइम में बिना फीस की पढ़ाई कहाँ होती है, तो पैसा चाहिए तभी पढ़ाई होगी। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक जो है तीनों के तीनों हैं। आगे हम बात करेंगे जनगणना से ये क्वेश्चन है कि साक्षरता की अगर बात करें तो 2021 में जो साक्षरता है, 2011 में जो साक्षरता है, सॉरी 21 हम बोल रहे हैं, तो ये जो है 77.7% है, सॉरी 74 पॉइंट समथिंग परसेंट है। यहाँ पर ये देख लो, एक डाटा मैंने दे रखा है, 2001 में जो है 64.83% और 2011 में 74.04%, 2020 में 77.7%। ये जो है आंकड़े हैं साक्षरता के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो देखो दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का, वो सर्वाधिक है, ठीक है। दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं भाई, 11,312 पर किलोमीटर स्क्वायर लोग रहते हैं। बताओ कितने लोग दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि वह राज्य जिसकी साक्षरता सर्वाधिक है, तो ये तो एकदम आपको सबको पता है कि केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वह देश जिसका जनसंख्या घनत्व तो भारत से भी ज़्यादा है, तो बांग्लादेश जो है उसका जनसंख्या घनत्व तो भारत से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आया था, तो ये सन 2000 में आया था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पर्यावरण जो शब्द है वो इन्वायरमेंट से बना हुआ है और यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जो पहलू है वो पर्यावरण जागरूकता और चेतना दोनों है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो पर्यावरण के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है नेचुरल पर्यावरण, मतलब मेन पर्यावरण, नेचुरल एंड मेन मेड इन्वायरमेंट, 2 प्रकार के होते हैं। पर्यावरण के जो घटक होते हैं 2 होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। पर्यावरण चेतना संबंधित है किससे, तो ये जो है साइको मोटर पहलू से संबंधित है, ठीक है, अफेक्टिव एक्सपेक्ट से संबंधित। पर्यावरण किससे बनता है, तो देखो सभी से बनता है। यहाँ पर जैविक घटकों से बनता है, भू-आकृतियों से बनता है, अजैविक घटकों से बनता है, सभी से पर्यावरण बनता है, ठीक है। आगे डिस्कस करें पर्यावरण जागरूकता विकसित किया जाता है, तो यहाँ पर देखो जो कॉग्निटिव एक्सपेक्ट है, मतलब संज्ञात्मक पहलू। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में नैरोबी केन्या में की गई थी, ठीक है। पर्यावरण संकट का कारण क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पर्यावरण संकट का कारण जो है सब कुछ है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसमें सभी जो है आपके यहाँ पे ऑल द एबव करेक्ट हो जाएंगे, सभी के सभी। पारिस्थितिक तंत्र का रूप क्या है, कृत्रिम प्राकृतिक वायुमंडल, तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो है आपका ऑल द एबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल द एबव करेक्ट हो रहा है। अब देखो नीरी का जो है मुख्यालय पूछ रहा है। नीरी का मतलब होता है कि नेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर इसकी बात करें तो नागपुर में है नीरी, और एक टेरी होता है वो दिल्ली में है। तो ये 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया था। इकोसिस्टम जो वर्ड है वो सबसे पहले एजी ट्रांसले साहब ने दिया था। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली जो है जीआईसी एग्ज़ाम में पूछा था, अगर कोई जीआईसी एग्ज़ाम देने गया हो तो उसको ये क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यहाँ पे कुछ यूनेस्को के बारे में बात की गई। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस में है। फाउंडेड 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, देखो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, ठीक है। एक होता है जैव भार पिरामिड, एक होता है संख्या पिरामिड और एक होता है ऊर्जा पिरामिड। यहाँ पे देखो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं और इनका नाम यहाँ पे डिस्कस भी किया गया। मुख्यतः 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो हमने गूगल सर्च किया था तो सतत विकास ही बताया था। इसमें कई लोग टिकाऊ विकास मारते हैं, ठीक, लेकिन सतत विकास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। वृक्ष बचाओ आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा करेक्ट ऑप्शन है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशी प्रवाह है, तो देखो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशी प्रवाह है और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछ रखा है ऑलरेडी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में हुआ था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। आगे क्वेश्चन देखेंगे जननीकी शब्द का सर्वप्रथम जब आया था किस पुस्तक में आया था, तो ये आपके
बुक में ऑलरेडी दे रखा है एलिमेंट द स्टैटिक ह्यूमन एंड डेमोग्राफी का कंप्रेस जो है इसमें बुक में आया था, और एलिस गोइलाई इसके जो है राइटर हैं। अब देखो डेमोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये डेमोस प्लस ग्राफिन से बना हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन करना और डेमोस का मतलब होता है कि जन का वर्णन करना, जनगणना, लोगों के बारे में बताना, ठीक है। आगे जो है जनकी के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो देखो जनकी के अंतर्गत जो है जनसंख्या संचार का अध्ययन नहीं करते हैं, आकार वितरण परिवर्तन तीनों का अध्ययन करते हैं, बस संचार का अध्ययन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारण नहीं है। देखो सामाजिक कारण नहीं है पूछा है, सामाजिक मतलब कि यहाँ पे जो गर्म जलवायु है ना ये जो है नहीं है, बाकी संयुक्त परिवार, विवाह, निरक्षरता तीनों है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन दिया आयु संरचना को जन्म दर कैसे प्रभावित करता है। देखो ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आयु संरचना को जन्म दर कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखो जो बी ऑप्शन है, यदि जन्म दर अधिक नहीं है और जीवन प्रत्याशा लंबी है, वहाँ उच्च आयु वर्ग लोग जनसंख्या का बड़ा भाग होगा। जीवन प्रत्याशा लंबी मतलब कि उनकी आयु 90-95 वर्ष जी रहे हैं, और जन्म दर अधिक नहीं है मतलब नए लोग कम पैदा हो रहे हैं, तो जो बड़े एज वाले होंगे मतलब 65 ईयर वाले जो होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इधर जो है जो रिप्रोडक्शन है वो कम है, और इधर जो है जी रहे हैं खूब लंबी आयु, तो इधर जो है कम अभी उत्पन्न होंगे और जी रहे हैं खूब लंबा, तो बड़े एज वाले तो लोग ज़्यादा मिलेंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विवाह प्रजनन दर को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखो अगर जो है कम उम्र में शादी हो गई तो आपके पास लॉन्ग टाइम है पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो वैवाहिक आयु और जन्म दर में प्रतिकूल सहसंबंध होता है, मतलब अगर किसी की आयु 18 वर्ष में शादी हो गई तो 40-45 वर्ष तक तो वो जो है संतान उत्पत्ति कर ही सकता है, तो इसके पास लंबा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। आज के टाइम में 30 साल में अगर शादी हो रही है तो सोचिए कि 15 ही साल उनको टाइम मिलेगा, लेकिन अगर जो है पहले शादी हो जाती है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन सामाजिक कारकों से प्रभावित होकर लोग प्रवास कर रहे हैं। तो देखो विवाह, शिक्षा, रोजगार ये मुद्दा मुख्य है, ये तो मतलब प्राकृतिक आपदा आएगी तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, लेकिन लोग प्रवास कर रहे हैं मनमौजी इसके लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। किसने कहा था? तो देखो ये जो स्टेटमेंट है वो हैगेट के अनुसार है, हैगेट ने बताया था। अच्छा 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पर समुद्र जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो देखो सर्वाहारी को सबसे अधिकतम उच्चतर पोषण प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी का क्रमबद्ध है। तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटित, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता चलूँ, इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, भाई प्राथमिक उपभोक्ता हो शाकाहारी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, वो जो है जीव संरक्षण अधिनियम था, और यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में आया था, वो 1972 में आया था, पीछे हम लोग पढ़े। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, और यहाँ पे लिखा है ग्रीन मफलर के बारे में एग्जैक्टली लिखा है क्या होता है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है साउंड पॉल्यूशन होता है वहाँ पर जो है सड़कों के किनारे क्रमबद्ध तरीके से 3 या 4 लाइन में जो है वृक्ष लगा के और कुछ जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक तरीका है जिसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बोलें तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 110% गारंटी है कि इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो हीलियम है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं ये ज़रा समझ लो मेरे भाई। ग्रीन हाउस गैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार होती है, और यहाँ पर CO2 है, CFC है, CH4 है, O3 है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सिर्फ 5 जो है ऑप्शन में बोलेंगे तो आप बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस है, अदरवाइज ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखो नदियों में जल प्रदूषण घुल जाती है, कैसे मापते हैं, तो ऑक्सीजन के अमाउंट से मापते हैं जल प्रदूषण को, ठीक है। आगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। अब देखो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो ग्रीन हाउस होगी वो जिम्मेदार होगी। और सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है, तो देखो जो भी गैसें वातावरण में हैं उनमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा अमाउंट में CO2 पाया जाता है, ठीक ना। पैन क्या होता है, तो ये एक प्रकार का गौण प्रदूषक है और फुल फॉर्म होता है पायरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रा वायलेट रे से, ओके। और ओजोन परत जो है वायुमंडल में किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है,
और स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो है विमान उड़ते हैं, आपको बताते चलें। सबसे जो पहला लेयर होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है। अम्लीय वर्षा का कारक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अम्लीय वर्षा का कारक कौन सा क्वेश्चन है? SO2 एंड NO2। निम्न में से परावैंगनिक किरणों में सर्वाधिक हानिकारक कौन सी होती है? तो UV रे सी होती है, वो सर्वाधिक हानिकारक होती है। देखो UV रे ए और UV रे बी और UV रे से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सी जो है वो मानव जनित है और AB जो है प्राकृतिक है। देखो प्रकाश तरंगदैर्घ्य के अनुसार जो है परावैंगनिक किरणें 3 प्रकार की होती हैं। कौन से कृत्रिम UV रे है? तो UV रे सी जो है वो मानव निर्मित है। ध्वनि प्रदूषण का मापन करते हैं डेसीबेल में, ठीक है। 80 डेसीबेल से ज़्यादा होता है ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन से मीथेन गैस का स्रोत है? तो देखो धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है, ये क्वेश्चन UPPCS में कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। NO2 इसका फॉर्मूला होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र जो है कुछ दिन पहले देखा गया था, कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मैं क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, अभी हमने वो डिस्कस किया था। और हमारे देश में वन महोत्सव जो है 1 जुलाई, और ऐसा बोल सकते हैं कि जुलाई का प्रथम सप्ताह जो है वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग के जो उत्तरदायी गैस है वो CO2 है यहाँ पर, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सी वायुमंडल प्रदूषण जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो यहाँ पे देखो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 और NO2 है, तो यहाँ पे SO2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों जो है अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो ग्रीन हाउस गैस से एक क्वेश्चन तो 100% कन्फर्म है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट ए ग्रीन हाउस। बाकी तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है, मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्षोभमंडल, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब ये जो क्वेश्चन है देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंग्लिश भी इधर लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अपना देख लेंगे कि विच वन इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे यूरेनियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आगे बात करें कि द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट यूज इन द ईयर। तो 1990 में जो है सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषित विकास का प्रयोग किया गया था। संपोषित विकास का मतलब ये होता है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास कार्य जारी रखना, ठीक है। मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है भाई, एक जो है फोटो केमिकल रिएक्शन है ग्लोबल वार्मिंग। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच इज़ द मेन केज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि CO2 जो है मेन केज है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ कोल्ड स्टोरेज एयर कंडीशन इक्विपमेंट। तो देखो यहाँ पर जो है CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये AC वगैरह में यूज किया, AC में और आपके फ्रिज में CFC का यूज होता है। फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, पता है आपको, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं भाई। कोई अनियंत्रण हो और तीव्र गति हो तो बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पार्ल एल हर्लिश ने ये लिखा था पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इज द सिनोनिम्स ऑफ इन्वायरनर। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये भी डिस्कस किया था। पृथ्वी पर कितना % भाग जो है जल है? तो 71% भाग जो है जल है पृथ्वी का। अच्छा आगे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करते हैं। तो देखो जैवमंडल में जो है बायोस्फीयर में मनुष्य निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ज्ञान, समझ, जागरूकता, कौशल, उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो 78% नाइट्रोजन गैस होता है इन्वायरमेंट में। तुलसी का पौधा जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं वायु प्रदूषण को कम करता है, ओके। जल प्रदूषण से होता है क्या होता है भाई? जल प्रदूषण हैजा, टाइफाइड, प्लेसा होता है। उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है वायु का, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन देखेंगे ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। देखो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगी तो आपको पता है हृदय रोग भी हो सकता है, बेचैनी होगी और बहरापन तो आ ही जाएगा। तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन करेक्ट हैं। मुख्य प्रदूषक कारक है मनुष्य, ठीक है। आदमी ही सबसे बड़ा जो है जंगली आदमी है, ये जो है बहुत प्रदूषण फैलाता है। जल संकट से निपटने के लिए एकमात्र क्या है? वर्षा के जल को आप संग्रहित करिए और जल संकट से निपटिए। ध्वनि प्रदूषण जो है वो होता है क्या? वाहनों से होता है। लाउड स्पीकर कितना करेगा? वाहन बहुत जो है ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ठीक है। अभी एरोप्लेन जाता है पूरा जो है दिमाग जो है घूम जाता है, इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण के कारक जो है क्या क्या हैं? अगर हम प्रदूषण के कारक की बात करें तो बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, ये सब के सब क्या हैं? प्रदूषण के कारक हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है, ओके, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं।
द मेन केस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा। ओजोन छिद्र जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CFC है। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे कौन सी वायुमंडल गैस मिलने पर वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है? तो SO2 NO2 अब हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। वनोन्मूलन का प्रभाव क्या होता है? वन्य जीव का विनाश होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें यही ऑप्शन करेक्ट है। वन संरक्षण कानून बनाया गया था 1980 में, ठीक है। और ताजमहल को SO2 से खतरा है क्योंकि अम्लीय वर्षा होगी, ताजमहल का कलर जो है डिस्कलर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं? CO2 है, CH4 है, CFC है। अम्ल वर्षा कारखानों वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 ज़्यादा होता है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं पृथ्वीवासियों को रक्षा करता है ओजोन परत, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखते रहेंगे प्लीज़। और भारत में चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। देखो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो है बड़े कन्फ्यूजिंग है और ये हमें पूछने की गारंटी है, मतलब 100% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब है? 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, मतलब पहले जीव को संरक्षित किया गया फिर पर्यावरण को। आगे जो है पढ़ेंगे भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? 1960 में। पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा क्या है? देखो धार्मिक लोग तो हर जगह जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति भी होती है और जनसंख्या जो है समान जन की अज्ञानता भी होती है। कोई अगर मान लो कानून बनाए, पैसा ही नहीं है तो कानून कहाँ बनेगा? घंटा बनेगा। और उसमें अगर हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई अपने में धर्म जो है धार्मिक आंदोलन कर ले तो तब भी जो है कानून खत्म हो गया। और जन सामान्य की अज्ञानता, लोग बेवकूफ़ रहेंगे तो कानून बन के भी क्या करेगा? उसका फॉलोअप नहीं हो पाएगा। अच्छा, विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस होता है। वानिकी दिवस 21 मार्च को होता है। प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1972 में पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो वनस्पति। ओके, आगे हम बात करेंगे निम्न में कौन सा संसाधन जो अनवीकरणीय है? पेट्रोल। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, अनवीकरणीय नहीं है, इसको बना नहीं सकता है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो मानव। सॉरी, उदाहरण नहीं है, मानव जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है भैया, भाई सब प्राकृतिक संसाधन, मानव तो नहीं है। कह रहा है कि वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। और जल संकट का जो प्रमुख कारण है वो अत्यधिक दोहन है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो है 71% जल होता है। जल के अत्यधिक दोहन के लिए उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी नहीं है यहाँ पर तो वनारोपण, बाकी सब लोग उत्तरदायी हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, सब लोग उत्तरदायी हैं। हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों में जो है आत्मनिर्भरता आई और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। ऊर्जा संकट का समाधान जो है वैकल्पिक अल्टरनेटिव एनर्जी से की जा सकती है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो हवा और पवन जो है परंपरागत नहीं है। बाकी जो विच इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल एनर्जी, तो यहाँ पर विंड एनर्जी है। अब देखो सर्वप्रथम पारितंत्रिक शब्द का उपयोग किया था। द वेरी फर्स्ट टाइम द वर्ड इकोसिस्टम इज क्वाइंड बाई एजी टांसले। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आने की गारंटी है 100% आपके क्वेश्चन ही आएगा। मरुस्थल किसका अंग है? पारितंत्र का अंग जो है मरुस्थल होता है। डेजर्ट इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर विच टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? अजैविक हैं, ये भी आप याद करना, अजैविक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो जैव विविधता का प्रकार नहीं है, किस प्रकार की जैव विविधता नहीं पाई जाती है, तो इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन का जो आंसर होगा जैव विविधता का जो प्रकार नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हैं आनुवांशिक विविधता, ठीक है। और यहाँ पर वन्य जीवों की कथाओं जो है पंचतन में बताई गई है, पंचतन में कथा बताई गई है। किस उद्योग के विलायकों द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण होता है? तो पेंट पॉलिश द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण होता है। आगे हम बात करें मोटर वाहनों से निकलने वाला गैस कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? तो सीसा, लेड जो है ज़्यादा घातक ही होता है। आगे हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव जो है अम्लीय वर्षा है, सबसे पहला जो इसका दुष्प्रभाव है। एक अविघटनीय प्रदूषण जो है मतलब कि नॉन डिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट है वो प्लास्टिक है, कभी भी ये जो है अब घटित नहीं होता है, ठीक है। इसे प्लास्टिक के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे जब तक कि प्लास्टिक खत्म ना हो। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सरकार की सारी योजनाओं को फेल कर देता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो औद्योगिक अपशिष्ट। जितने भी कारखाने हैं सारे अपने अपशिष्ट जो है नदी में बहा देते हैं और भारत सरकार को जो है नदियों की स्वच्छता के लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नमामि गंगे चल रहा है, ठीक है।
समुद्र सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं आयल सिल्क बोलते हैं मेरे भाई, आयल सिल्क बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन को। ये जो पीडीएफ आपसे मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आफ्टरनून में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड मार के पढ़ लीजिएगा। और हमारी जो शुभकामनाएं हैं आपके साथ हैं, आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे नंबर से पास हो, हमारी बस यही शुभकामनाएं हैं। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण शिक्षा स्तर पर प्रदान की जाती है, तो देखो माध्यमिक पर भी दिया जाता है, प्राथमिक पर भी और उच्चतर पर। स्टार्ट तो इसको हम प्रारंभ से ही कर देते हैं, तो प्रयुक्त ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण शिक्षा में निम्नलिखित विषयों में सहभागिता होती है, तो देखो सामाजिक विषय, विज्ञान, साहित्य सबका होता है, तो प्रयुक्त यहाँ भी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है कौन सा, तो देखो अध्यापक भी है, प्रौढ़ भी है, सर्व शिक्षा उपयुक्त, सभी फिर से करेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो मनुष्य है वो क्या है, एक उपभोक्ता है। मनुष्य जो है एक क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। यह वाक्य किसने कहे थे भाई कि पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ब्लांस साहब ने दिया था। जैव भार में उल्टा पिरामिड किसका होता है, तो देखो जलीय पारिस्थितिकी का तंत्र का जो पिरामिड होता है वह एक उल्टा होता है, बाकी सब सीधा सीधा होता है। सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर SO2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं कौन, तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी लोग प्रथम आते हैं। स्मॉग सिटी किसको बोलते हैं, तो कोलकाता को स्मॉग सिटी भी बोलते हैं। रसोई गैस से जो विषैली गैस निकलती है वो NO2 निकलती है रसोई गैस से। ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फूरियर ने किया था। और ओजोन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रसायन कौन सा है, ओजोन क्षरण के लिए, ठीक है, ओजोन क्षरण के जो महत्वपूर्ण रसायन है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पर फूरियर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, CO2 है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन क्षरण की, ओजोन सांद्रण का मापन किया जाता है डॉप्सन में, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 है, यहाँ पर डॉप्सन है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सबसे अधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वो स्वीडन में होती है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे, UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है, ये तो आपको पता ही है। और कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो प्रयुक्त सभी अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जागरूकता, कौशल, ज्ञान, समझ सब पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व हैं, ये सब तीनों के तीनों जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओके। आगे हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो तिबिस्ली रूस में हुई थी ये, ओके। और यहाँ पर विश्व स्तर पर पर्यावरण संदर्भ के सोच किस जगह प्रारंभ हुई, तो फिनलैंड में हुई सबसे पहले। देखो इसके पीछे रीज़न ये है ना कि औद्योगिक क्रांति जो है 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हो चुकी थी। और औद्योगिक क्रांति में फैक्ट्री वगैरह लगे, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलते थे वो वायुमंडल में जाते थे और अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो वर्ल्ड मैप में आप जब देखोगे ना, वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ पे अगर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन है तो आपका फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ये सब ऊपर है। तो इसके धुआं ऊपर जाते थे और यहीं पर जो है बादल बनते थे और वर्षा इनके ऊपर करते थे। तो इन लोगों को सबसे पहले जो है अम्लीय वर्षा झेलना पड़ा। और पर्यावरण के लिए यही लोग जो है ज़्यादा चिंतित हुए, क्योंकि इनके जो कार्य थे इंग्लैंड वालों के, तो ये जो है धुआं ऊपर उठाते थे और ये जो है सारे क्या कहते हैं पर्यावरण को दूषित करते थे। और उसके लिए बेचारे ये लोग जो है झेल जाते थे, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड वगैरह के लोग, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो UNEP जो है आपका, यहाँ पर UNDP दिया हुआ है, यूनेस्को दिया हुआ है और IIEP, ठीक है। तो ये जो है IEEP जो है करेक्ट आंसर है इसका। पर्यावरण शिक्षा के घटक कौन से हैं, तो उपयुक्त दोनों हैं, बालक भी है और पर्यावरण भी है, दोनों हैं। अच्छा, भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना जो है 1972 में की गई। और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वो बहुअनुभाषिक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और पर्यावरण शिक्षा का बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है, तो क्विज प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, वनस्पतियों को सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, तो CH4 निकलती है। धान की खेती से बताया ही था आपको। और सूर्य का प्रकाश का कौन सा भाग जो है कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, तो देखो रेड और ब्लू ये दोनों जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। वैसे तो रंग में जो है 7 प्रकार का रंग होते हैं विवजोर, लेकिन केवल यही भाग लेता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं कि जल, थल, वायु का वह क्षेत्र जहाँ जीवन फलता फूलता है उसे हम बोलते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। और वह परत जो जेट विमानों को उड़ने के लिए होता है, तो जेट विमान जो उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर कितने % भाग जो है ताज़ा जल है, तो 2.7% भाग ताज़ा जल है, जबकि 71% जल है जिसमें से केवल 2.7% भाग। यहाँ पे देखो मीजोस्फीयर जो है ना, इसकी जो तापमान होती है वो सबसे कम जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में जा सकता है। और बायोगैस निम्न में से
कौन कौन सा है, तो CH4 और CO2 को हम बायोगैस बोलते हैं। तो ये हमारी जो सीरीज़ रही, ये आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, एंड आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।